ऐसा कई बार होता है कि एक टेक्निकल ग्लिच होता है कि रिकॉर्डिंग स्टार्ट होने के बाद कई बार एक दो बच्चे निकल जाते हैं बाहर, सो प्लीज ज्वाइन इन अगेन अगर ऐसा कभी होता है तो। ऑलराइट, चलिए अभी आपके साथ मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, लेट्स स्टार्ट विद द कंटेंट। I think within couple of minutes, within 30 seconds, you should be able to see the screen. हाँ जी बेटा बताइए, क्या आपको स्क्रीन दिख रही है? यस सर। ठीक है, राइट। तो ये हमने लास्ट क्लास में हमने कुछ चीजें देखी थी। हमने बोन के बारे में बात किया था। हमने बोला था कि यार बोन का जो मैट्रिक्स होता है उसमें कई सारे मिनरल्स होते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट होता है, मैग्नीशियम फॉस्फेट होता है, उससे बोन्स क्या होती है, स्ट्रांग हो जाती है। तो ऐसी चीजें हमने लास्ट क्लास में देखी थी, राइट। देन वी हैव सीन द ब्लड। ब्लड में अगर आपको याद हो तो प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट होता है। फॉर्म्ड एलिमेंट में आपके आरबीसी, डब्ल्यूसी, प्लेटलेट्स आते हैं। प्लाज्मा में आपका आता है 90% वाटर, 10% प्रोटीन। जो 10% प्रोटीन होते हैं उनके भी नाम हमने यहाँ पे लिखे थे और उनका रोल क्या होता है वो भी हमने देखा था, राइट। प्लाज्मा को आप कैसे अलग करते हो ब्लड में से, ये भी आपको एक थोड़ा सा आइडिया दिया था कि आप ब्लड को टेस्ट ट्यूब में लेके उसे रोटेट करते हो हाई स्पीड के ऊपर, तो प्लाज्मा आपका अलग हो जाता है और आपके फॉर्म्ड एलिमेंट आपके हो जाते हैं अलग। और आपका जो प्लाज्मा होता है वो आपका जनरली रहेगा आपका ट्रांसपेरेंट कलर का, आपको वो होता है। तो दैट इज समथिंग वी हैव सीन। फिर हमने देखा था कि ग्लोबुलिन जो होते हैं वो आपको डिफेंस में प्रोवाइड करते हैं, अगर पैथोजन एंटर करता है तो उसको उससे आपको बचाते हैं। दैट इज समथिंग वी हैव सीन। फाइब्रिनोजन क्या करता है, कोई मुझे बताएगा फाइब्रिनोजन करता क्या है? याद करो, एक हफ्ते पहले हमने क्या देखा था फाइब्रिनोजन का, कुछ याद आ रहा है किसी को? ब्लड क्लॉटिंग। हाँ जी, हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। बिल्कुल सही, हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। हाँ जी, तो अगर आपको कभी कट लग जाए, ब्लड ऊज आउट हो रहा हो, तो उसे रोकने के लिए फाइब्रिनोजन एक रोल प्ले करता है, वो एक काम यहाँ पे करेगा। देन हमने आरबीसी का काम देखा था। आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता, उसका काम होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, O2 एंड CO2 को ट्रांसपोर्ट कराता है। आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता लेकिन कुछ और होता है, जो होता है हमारा रेस्पिरेटरी पिगमेंट। उसका नाम क्या होता है? हेमोग्लोबिन। बिल्कुल सही, राइट, हीमोग्लोबिन। बिल्कुल सही। हीमोग्लोबिन आपको मिलेगा आरबीसी में, भर भर के मिलेगा और उसके थ्रू आप ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करा पाते हो। सो ये हमने देखा था आरबीसी के बारे में। देन वी हैव डिस्कस समथिंग अबाउट द डब्ल्यूबीसी। अब डब्ल्यूबीसी को हम लोग ज्यादा डिटेल में यहाँ पे समझेंगे नहीं, लेकिन इतना समझ लेंगे कि इनका जनरल रोल क्या होता है। सो डब्ल्यूबीसी का जनरल रोल यहाँ पे होता है, इट प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम द फॉरेन बॉडी। अब जब मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, जो कि मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, डिफेंस अगेंस्ट फॉरेन बॉडी, तो फॉरेन बॉडी में सब कुछ आ जाता है। फिर इसके अंदर आपका बैक्टीरिया आ गया या कोई वायरस आ गया, राइट। सो यू कैन राइट बैक्टीरिया ओवर हियर, यू कैन राइट वायरस ओवर हियर। यहाँ पे आप लिख सकते हो कोई दूसरा, समझो सम प्रोटोजोआ, आपका कोई यहाँ पे प्रोटोजोआ आ गया। सो कोई भी अगर बाहर से फॉरेन बॉडी आ रही है, बाहर से अगर कोई फॉरेन बॉडी आ रही है, तो उसके अगेंस्ट डिफेंस पहुंचाने का काम होगा आपके डब्ल्यूबीसी का। तो आपको एक मैं छोटा सा आइडिया दूंगा और हम आगे बढ़ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, समझो आपके बॉडी में बैक्टीरिया आया, तो आपके बॉडी में समझो डब्ल्यूबीसी का एक नंबर होता है जो आपकी बॉडी में मेंटेन रहता है। समझो लेट्स अज्यूम वो नंबर है आपका 7 से 10,000 डब्ल्यूबीसी आपके ब्लड में अभी होंगे। एक एग्जाम्पल की तरह इसे हम समझते हैं। जैसे ही फॉरेन पैथोजन आपके बॉडी के अंदर आएगा, उनका नंबर बढ़ेगा, राइट। डब्ल्यूबीसी अपना नंबर बढ़ाएंगे ताकि उस फॉरेन पैथोजन को खत्म कर सकें। अब एक बार उनका नंबर बढ़ जाएगा तो वो अपने फॉरेन पैथोजन को ढूंढेंगे पूरे बॉडी में घूम के और उन्हें खत्म कर देंगे। जैसे ही उन्होंने अपना काम कर दिया, डब्ल्यूबीसी का नंबर वापस से नीचे आ जाएगा। तो याद रखना, डब्ल्यूबीसी का नंबर बढ़ता है और ये तब बढ़ता है जब आपके बॉडी को प्रोटेक्शन की जरूरत होती है। और अगर आपके बॉडी को प्रोटेक्शन की जरूरत है, दैट मीन्स कोई ना कोई बाहर से एंटर कर चुका है, ठीक है। इतना याद रखना। और याद रखना कि डब्ल्यूबीसी के अंदर आपके दो टाइप्स होते हैं, ग्रैनुलोसाइट्स और ऑर्गेनोसाइट्स। आप इतना ही फिलहाल के लिए याद रखो, इससे ज्यादा इन डेप्थ अभी आप मत समझो, ठीक है। लेकिन याद रखना डब्ल्यूबीसी का ओवरऑल रोल यहाँ पे क्या होता है, दैट इज समथिंग नीड टू बी क्लियर टू यू नाउ। आफ्टर दैट let's try to understand something like your platelets. अब प्लेटलेट्स को इवन हम यहाँ पे बोलते हैं एज अ थ्रोम्बोसाइट्स। याद रखना, इनको हम इवन बोलेंगे एज अ थ्रोम्बोसाइट्स।
ठीक है, आप प्लेटलेट से ऐड हो गए तब भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यू ऑल्सो ऑल कॉल देम एज थ्रोम्बोसाइट्स या प्लेटलेट्स आप याद रख सकते हो। अब प्लेटलेट्स के बारे में आपको याद ये रखना है, इनका सिर्फ एक ही रोल होता है और वही रोल याद रखना है, दे प्ले अ रोल इन अ क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, दे प्ले अ रोल इन ब्लड क्लॉटिंग। सो ब्लड क्लॉटिंग में ये आपको एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। So platelets play a very 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 important role in clotting of blood, right? This is something जो बहुत जरूरी होता है during injury. During injury, अगर आपको कोई इंजरी होती है, आपको खून निकलने लगता है, तो आपकी ब्लीडिंग को रोकना जरूरी है, आपके ब्लीडिंग को रोकना जरूरी है, तो वो टाइम पे प्लेटलेट्स अपना काम करते हैं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि सर प्लेटलेट्स भी कर रहे हैं, फाइब्रिनोजन भी काम कर रहे हैं, तो हाँ, दोनों मिलके काम करते हैं। फाइब्रिनोजन भी अपना काम करेगा, प्लेटलेट्स भी अपना काम करेंगे, और अल्टीमेटली इंजरी होने के बाद आपकी ब्लीडिंग को रोकने में ये आपकी मदद करते हैं। सो बेसिकली हेल्प इन स्टॉपिंग द ब्लीडिंग, सो इट हेल्प्स इन स्टॉपिंग द ब्लीडिंग। हाँ जी, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप डायरेक्टली पूछ सकते हो, आपको हैंड रेज करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आंसर पूछे। अच्छा, कोई तो भी चैट में क्वेश्चन पूछ रहा है, लेट मी सी। सर प्लेटलेट्स के बाद आपने क्या लिखा है? थ्रोम्बोसाइट, THROMBOCYTES, प्लेटलेट्स को इवन बोलते हैं यहाँ पे एज अ थ्रोम्बोसाइट, THROMBOCYTES, ये है CYTES, ठीक है, और ब्लड क्लॉटिंग में आपकी मदद करता है। तो याद रखना, इसका ज्यादा कॉम्प्लेक्स रोल है नहीं, ज्यादा मैं इसको कॉम्प्लेक्स कर भी नहीं रहा फिलहाल। याद रखना कि अगर आपको कट लग रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, प्लेटलेट्स आएंगे और वहां पे ब्लीडिंग को रोक देंगे, ये उनका काम होता है, राइट। हाँ, अगर ब्लीडिंग बहुत ज्यादा, अगर समझो आपको जो कट है वो बहुत डीप है, तो शायद वो टाइम पे आपको मेडिकल अटेंशन की जरूरत पड़ेगी। अगर समझो अगर आपको कोई बहुत शार्प नीडल या अगर नाइफ लग जाता है, बहुत डीप में चला जाता है, देन शायद आपको वो टाइम पे आपको मेडिकल अटेंशन की जरूरत पड़े, आपको डॉक्टर के पास जाना पड़े, और वो टाइम पे आपको वहां पे स्टिचेस लेने पड़ेंगे ब्लीडिंग को रोकने के लिए, ठीक है। अगर छोटा मोटा कट होता है तो ये लोग खुद से संभाल लेते हैं, दैट शुड बी क्लियर टू यू। अब ब्लड के बारे में मैं एक चीज आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा। आपका जो ब्लड होता है वो आपका रहता है फ्लूइड स्टेट में। अब एक चीज याद रखिएगा, अगर आपको समझिए कट लगता है, और अगर कट लगने के बाद आपका ब्लड नीचे बाहर निकलता है और जमीन पे गिरता है या कहीं पे भी अगर आप उसे निकालते हो, तो होगा क्या, आपका ब्लड जम जाएगा। कभी आप नोटिस करना, अगर ब्लड जैसी बॉडी के बाहर आता है या जमीन पे गिरता है या अगर बॉडी के बाहर आता है, तो ज्यादा टाइम वो लिक्विड स्टेट में रह नहीं पाता, वो जम जाता है, वो बाहर निकलते ही अपना एकदम से वो क्लॉट हो जाएगा। तो क्वेश्चन ये है कि ब्लड जब बॉडी के बाहर निकल जाए तब वो ऐसे कोएगुलेट क्यों कर रहा है, ऐसे वो जम क्यों जा रहा है, ऐसे कोएगुलेट क्यों कर रहा है, क्लॉट क्यों हो रहा है? वो ब्लड बॉडी के अंदर है तब वो लिक्विड स्टेट में क्यों है? तो इसका आंसर आप याद रखिएगा, आपका जो ब्लड होता है वो आपका होता है लिक्विड स्टेट में, इट इज इन अ लिक्विड स्टेट, बट ये लिक्विड स्टेट में सिर्फ रहता है जब तक ये आपके ब्लड वेसल के अंदर हो, तब तक। ब्लड वेसल जो आपकी होती है ना, आर्टरी, वेन्स, उन्हें हम बोलते हैं ब्लड वेसल्स। तो आपका जो ब्लड होता है वो लिक्विड स्टेट में रहेगा जब तक वो है आपके ब्लड वेसल्स के अंदर, जब तक वो है आपका ब्लड वेसल्स के अंदर, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि ब्लड वेसल्स के अंदर वो लिक्विड स्टेट में क्यों रहता है? तो उसका आंसर आपको यहाँ पे याद रखना है, आपके जो ब्लड वेसल्स होते हैं, चाहे वो आर्टरी हो या चाहे वो वेन हो, आपके जो ब्लड वेसल होते हैं उनके अंदर आपको एक प्रोटीन देखने के लिए मिलता है, और उस प्रोटीन का नाम होता है हेपेरिन। उस प्रोटीन का नाम होता है आपका यहाँ पे हेपेरिन। तो हेपेरिन एक ऐसा प्रोटीन है जो ध्यान रखता है कि आपका ब्लड लिक्विड स्टेट में ही रहे, ये आपके ब्लड को जमने नहीं देता, और ये हेपेरिन आपको मिलेगा ब्लड वेसल्स के अंदर। याद रखना, आपकी जो ब्लड वेसल्स होती है उसके अंदर आपको हेपेरिन देखने के लिए मिलता है, और क्योंकि हेपेरिन ब्लड वेसल के अंदर होता है इसलिए आपका जो ब्लड होता है वो लिक्विड स्टेट में ही रहता है। लेकिन जैसे ही आपका ब्लड बाहर निकलता, आपको कट लग गया, जैसे ही ब्लड बाहर आया, वो ब्लड वेसल से तो बाहर आ गया, जैसे ही वो ब्लड वेसल से बाहर आ गया वो हेपेरिन के कांटेक्ट में है ही नहीं, और जैसे ही वो हेपेरिन के कांटेक्ट में नहीं है, आपका ब्लड जम जाता है या कोएगुलेट हो जाता है, जिसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं, ब्लड का कोएगुलेट होना या जम जाना। तो आपका जम जाएगा ब्लड वहां पर, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, हेपेरिन बेटा बड़ा जरूरी है। अगर हेपेरिन ना हो तो समझो आपके
ब्लड वेसल के अंदर ब्लड फ्लो ही नहीं कर पाएगा, सब जम जाएगा और वो आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। सो हिपेरिन इन द ब्लड वेसल इज एसेंशियल, और इसलिए आपका ब्लड एकदम लिक्विड स्टेट में स्मूथली ट्रेवल करता है थ्रू आउट द बॉडी। तो ये टर्म याद रखना, हिपेरिन का काम क्या होता है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये बताने का रीजन ये टू एक्सप्लेन यू व्हाट इज हिपेरिन। सो हिपेरिन याद रखना, ये आपके ब्लड को लिक्विड स्टेट में रखता है। दिस इज गोइंग टू कीप द ब्लड इन अ लिक्विड स्टेट। तो पहले मुझे ये बताओ, क्या ब्लड वाली कहानी आपको यहाँ पे समझ आ रही है? इज द ब्लड वाली स्टोरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, कोई चीज रिपीट होगी तो बता देना, मैंने रिपीट कर देनी है, ठीक है? ये वो हेजिटेशन मत रखना, प्लीज डू लेट मी नो। हाँ जी, किसी ने कुछ पूछा यहाँ पे, सर कभी कभी ब्लड क्लॉट नहीं होती हुआ है। सोनाली आपका मैं सवाल पूरे तरीके से समझ नहीं पाया हूँ। कभी कभी मतलब आप ये कह रहे हो कि आपको कट लगा, ब्लड बाहर निकल रहा है और वो जम नहीं रहा है, आप ऐसा कह रहे हो? सर जब डीप चोट लगती है तो ब्लड क्यों नहीं जमता? अगर डीप चोट लगती है तब, वो कह रहे हो ना आप, है ना? हाँ, तो देखो जब आपको डीप कट लगता है ना, तो होता क्या है, वो टाइम पे आपकी कई सारी ब्लड वेसल्स आपकी डैमेज हो चुकी होती है। अगर बहुत डीप कट हो ना, तो वो टाइम पे आपका इतना ब्लड निकल रहा होता है, क्योंकि आपकी बहुत सारी ब्लड वेसल डैमेज होती है। ऐसा समझो कि ऐसे 7-8 ब्लड वेसल आपके एकदम से डैमेज हो गई, तो अब इतनों को एकदम से बंद करना आपके प्लेटलेट्स और आपके फाइब्रिनोजेंस के लिए थोड़ा होता है डिफिकल्ट, उनके लिए हो जाता है डिफिकल्ट, और इसलिए आपका ब्लड निकलता ही रहेगा। और ये बड़ा ही मैटर ऑफ कंसर्न होता है। अगर समझो किसी को बहुत बड़ा कट लग गया और बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, अगर उसे तुरंत हॉस्पिटल लेके नहीं गए, देन बिकॉज ऑफ एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड उस पर्सन की डेथ हो सकती है, राइट? क्या रखना, अगर बहुत ज्यादा डीप कट है तो उसमें होता है कि आपकी बहुत सारी ब्लड वेसल्स आपकी ब्रेक हो चुकी है, और उनको रिपेयर करने के लिए इतने कम टाइम में आप उसे रिपेयर नहीं कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन जब आपको छोटा सा कट लगता है तो फटाफट आपका रिपेयरिंग का काम आप चालू कर देते हो, बट डीप कट के लिए आप नहीं कर पाते हैं। उसके लिए इनफ अमाउंट में यू डोंट हैव इनफ रिसोर्सेज डीप कट को डील करने के लिए, इसलिए आपको मेडिकल अटेंशन की जरूरत होती है, इसलिए आपको जाना पड़ता है डॉक्टर के पास, ठीक है? सर हिपेरिन को हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? हिपेरिन को हिंदी में क्या बोलते ये तो मुझे मालूम नहीं। हाँ बेटा बोलिए, क्या करें आप? सर रिपेयरिंग को ठीक करना। रिपेयरिंग को ठीक करना मतलब समझाने में क्या करें आप? मतलब रिपेयरिंग को हिंदी में ठीक करना भी बोल सकते हैं। ठीक करना नहीं, हिपेरिन एक प्रोटीन है बेटा, ये बेसिकली एक आपका प्रोटीन है, एक आपका बायोमोलिक्यूल है, तो इसको ऐसे ठीक करना नहीं बोलेंगे, ये एक आपका मॉलिक्यूल है, बायोमोलिक्यूल, जिसकी वजह से आपका ब्लड लिक्विड स्टेट में रहता है, ठीक है? ये आपको शायद एक बार फिर आगे आपको ये टर्म देखने के लिए मिल सकता है, बट याद रखना हिपेरिन, सो याद रखना हिपेरिन एक प्रोसेस नहीं, हिपेरिन एक प्रोटीन है, या हिपेरिन एक बायोमोलिक्यूल है जो आपके लिक्विड स्टेट में रखता है आपके ब्लड को, इतना आप याद रख लो, ठीक है? और हिपेरिन ही याद रखो आप, क्योंकि अगर आप आगे जा रहे हो ना पढ़ने के लिए, तब आपको यही टर्म आपको यूज करना पड़ेगा, ठीक है? 2 साल बाद। सो प्लीज रिमेंबर हिपेरिन ओनली, राइट? एंड हिपेरिन को हिपेरिन ही बोलते हैं हिंदी में भी, क्योंकि वो एक बायोलॉजिकल टर्म है ना, इसलिए दैट्स व्हाई। तो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। तो प्लेटलेट्स का काम सब लोग याद रखेंगे, प्लेटलेट्स यहाँ पे क्या करे वो आपको याद रखना है, और ब्लड लिक्विड स्टेट में क्यों रहता है वो आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है? दैट इज समथिंग शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ यहाँ पे आपका ब्लड वाला पार्ट खत्म होता है। याद रखना डब्ल्यूबीसी का काम क्या था, याद रखना आरबीसी का काम याद रखना, और प्लेटलेट्स का काम क्या था याद रखना। काम याद रखना आपके लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, दैट इज द फर्स्ट थिंग यू हैव टू नो, ठीक है? नाउ विल स्टार्ट विद द एरियोलार टिश्यू। अब हम एक नए टिश्यू के बारे में बात करेंगे जिसको हम कहते हैं यहाँ पे एज अ एरियोलार टिश्यू। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस। अब जब मैं इस टिश्यू की बात करूंगा तो याद रखिएगा कि इसके अंदर भी आपको 2 चीजें याद रखनी है, इसमें आपको सेल्स मिल जाएंगे, यू विल गेट टू हैव सम सेल्स ओवर हियर, राइट? और जैसे कि मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था, इसके आसपास आपको मिलेगा बहुत अच्छा मैट्रिक्स, यू विल गेट टू सी अ गुड अमाउंट ऑफ मैट्रिक्स ओवर, तो इसके भी आसपास आपको मैट्रिक्स देखने के लिए आपको मिलता है। सो एरियोलार टिश्यू जो होते हैं याद रखना, ये सबसे सिंपल कनेक्टिव टिश्यू है, सबसे सिंपल ये होते हैं एरियोलार टिश्यू, राइट? और इसके आसपास भी आपको मिलेगा देखने के लिए आपका मैट्रिक्स। आई होप जब मैं मैट्रिक्स बोलता हूँ आपको समझ आता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। आई होप इट्स क्लियर टू यू। Yes, sir. Yes, sir. सो मैट्रिक्स बेटा सब्सटेंस, हाँ जी, जो सब्सटेंस होता है आसपास उसको हम यहाँ पे बोलेंगे एज अ मैट्रिक्स, दैट सब्सटेंस सराउंडिंग द सेल्स इज कॉल्ड एज माय मैट्रिक्स। और सेल्स भी आपके एक ही नहीं है, अलग अलग टाइप के आपको सेल मिल जाएंगे यहाँ पे। सो आई विल जस्ट ड्रॉ फ्यू मोर सेल्स। एक ये बना दिया मैंने यहाँ पे, एक सेल यहाँ पे ये बना दिया,
राइट, सो गेट डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स आर बीन सीन ओवर हियर, ठीक है। सो अब इसको हम थोड़ा पढ़ते हैं। इट इज अ सिंपल टिपिकल कनेक्टिव टिश्यू, एक सिंपल कनेक्टिव टिश्यू है यहाँ पे, हैविंग अ सेमी फ्लूइड जेली लाइक मैट्रिक्स। तो इसके आसपास आपको मैट्रिक्स देखने के लिए मिलेगा, राइट। अब मैट्रिक्स में आपको क्या मिल रहा है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। यू विल फाइंड समथिंग लाइक योर कोलेजन। अब ये टर्म मैंने पिछले क्लास में भी आपको लिखा था, राइट, ये हम अभी लिख लें, कोलेजन। फिर एक होता है इलास्टिन, इलास्टिन करके भी एक आपका होता है सब्सटेंस, वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इलास्टिन बेसिकली आपको थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी देता है, दैट इज समथिंग वी हैव सीन। देन यू विल हैव अ रेटिक्यूलिन, रेटिक्यूलिन भी हमने पिछले क्लास में लिखा था। तो ये तीन चीजें तो हमने लिखी थी। कोलेजन काफी लंबा लंबा होता है, जैसे समझ लो ये है मेरा कोलेजन, समझो ये होगा मेरा यहाँ पे कोलेजन, राइट। और सिमिलरली आपको यहाँ पे इलास्टिन और रेटिक्यूलिन भी आपको मिल जाएगा। उसके साथ साथ आपको कुछ सेल्स के नाम यहाँ पे लिखे, वो हम यहाँ पे देखते हैं। यू हैव समथिंग लाइक योर मास्क्ड सेल, राइट, एक ये सेल होता है आपका। देन प्लाज्मा सेल एक आपके होते हैं। देन यू हैव मैक्रोफेजेस एंड इम्यूनोसाइट। इम्यूनोसाइट का मतलब होता है जो सेल आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, इनको हम बोलते हैं इम्यूनोसाइट। और हाँ, एक और सेल यहाँ पे फाइब्रोब्लास्ट सेल। तो इमेजिन करो कि ये है मेरा यहाँ पे फाइब्रोब्लास्ट सेल, दिस इज माय फाइब्रोब्लास्ट सेल। और इसको हम बना देते हैं यहाँ पे, लेट्स इसको हम बनाते हैं हमारा मास्ट सेल, और इसको बना देते हैं हम लोग यहाँ पे हमारा मैक्रोफेज, इसको बनाते हैं हमारे यहाँ पे मैक्रोफेज। अच्छा, अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, आप थोड़ा सा याद करिएगा और मुझे आंसर करिएगा। ये सवाल आपने बचपन में कभी देखा होगा, पढ़ा होगा। आपने अमीबा का नाम सुना है? अमीबा का नाम? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। राइट। अब आप मुझे बताओ कि अमीबा जब एक खाना खाता था, एक पार्टिकल को पकड़ के खाना खाता था पकड़ के, तो उससे हम क्या बोलते थे? कुछ याद आ रहा है किसी को? एनीवन कैन रिमेंबर दैट? समझो ये मेरा अमीबा है, ठीक है, ये मेरा अमीबा है और यहाँ पे उसका खाना है, यहाँ पे उसका खाना है। तो अमीबा चल चल के उसके पास में जाएगा पहले तो, और फिर उसे खा लेगा पूरा, ऐसे लाइक पूरा उसे उसके आसपास सराउंड करेगा अपने आप को, एंड देन उसे वो कंज्यूम कर लेगा, ठीक है। अगर नहीं मालूम तो याद रखना, अमीबा इस तरीके से अपना खाना खाता है। तो पूरा के पूरा जाके अपना जो खाना होगा उसे वो निगल लेगा, उसे पूरा ऐसे पकड़ के वो एनगल्फ कर लेगा। और ये जो चीज वो यहाँ पे कर रहा होता है, इसको हम बोलते हैं फेगोसाइटोसिस। इसको बोलते हैं हम यहाँ पे फेगोसाइटोसिस। एक बार फिर आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। अमीबा जब खाना खाता है तो क्या करता है, वो जाके पूरा एनगल्फ कर लेता है अपने खाने के पार्टिकल को, पूरा उसे एनगल्फ कर लेता है, उसके पास में जाके उसे पूरा पकड़ के उसे खा लेता है। और उस इवेंट को हम बोलते हैं यहाँ पे फेगोसाइटोसिस, PHAGOCYTOSIS, उसे हम बोलते हैं फेगोसाइटोसिस। तो जैसे आपका अमीबा यहाँ पे काम कर रहा है, ये जो येलो कलर का है ये अमीबा है मेरा, ठीक है, ये मेरा अमीबा है, दिस इज योर अमीबा। जैसे मेरा अमीबा यहाँ पे काम कर रहा है, वैसे ही काम मेरे यहाँ पे मैक्रोफेज भी करते हैं। वो सेम काम मेरा मैक्रोफेज भी करता है। आपके बॉडी में मैक्रोफेज बॉडी में घूम रहे होंगे अभी। अगर आपके बॉडी में कोई बाहर से फॉरेन बॉडी आई, समझो कोई बैक्टीरिया आया या कोई बाहर से कोई दूसरा प्रोटीन अगर बाहर से अंदर आया, तो मैक्रोफेज भी वही करेंगे जो अमीबा आपके साथ करता है या अमीबा एक फूड पार्टिकल के साथ करता है। मैक्रोफेज भी जाएंगे, चल चल के जाएंगे उसके पास और उसको पूरा एनगल्फ कर लेंगे और उसे खा लेंगे। तो याद रखना, मैक्रोफेज आर गोइंग टू शो द फेगोसाइटोसिस आल्सो। मैक्रोफेज भी आपके यहाँ पे फेगोसाइटोसिस शो करेंगे, ठीक है। आपको सारे सेल्स के नाम या रोल याद नहीं रखने, बट कुछ क्या आप याद रख सकते हो। जैसे याद रखना, मैक्रोफेज का याद रख लेना, मैक्रोफेज आपके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ये भी आपका करता है फेगोसाइटोसिस और ये फॉरेन बॉडी को खाता है। कोई भी अगर बाहर का बैक्टीरिया हो या बाहर का कोई प्रोटीन हो, उसे जाके वो खा लेगा और आपको बचाएगा। सो दैट इज समथिंग यू शुड नो, ठीक है। तो एक बार फिर मैं आपके सामने सेल्स के नाम लूंगा, उन सेल्स के नाम को याद रखिएगा। हम इल्यूमिनाट टिश्यू को हम यहाँ पे देख रहे हैं और ये सारे सेल्स इस टिश्यू में आपको मिलेंगे। याद रखना, मास्ट सेल एक याद रख लेना, देन एक होता है आपका फाइब्रोब्लास्ट सेल, देन यू विल हैव अ मैक्रोफेजेस, और उसके साथ साथ यू कैन हैव समथिंग लाइक माय प्लाज्मा सेल। आप इम्यूनोसाइट को अगर भूल भी जाओगे ना तब भी चलेगा, इसको अगर आप इग्नोर कर दोगे तब भी चलेगा, नो इश्यू विद दैट, राइट। बट इतने बाकी के याद रखना, प्लाज्मा सेल याद रखना, मास्ट सेल याद रखना, फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेजेस, दीज आर द फ्यू सेल्स यू विल फाइंड ओवर हियर। और अगर आपको आपका टीचर पूछता है कि इन सेल्स के आसपास मैट्रिक्स में क्या मिलेगा,
देन आप आंसर करोगे कोलेजन, इलास्टिन, रेटिकुलिन। ये मुझे मिलता है मैट्रिक्स के अंदर। दिस आर द कॉमन थिंग आई विल फाइंड इन द मैट्रिक्स। क्या इतनी चीजें आपको यहाँ पे क्लियर है? इज दिस पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, yes, yes. अच्छा ठीक है। अच्छा हाँ बेटा, नाव्या कौन सा पार्ट रिपीट करना है बता दो एक बार, मैं रिपीट कर देता हूँ। सर स्टार्टिंग का रिपीट करना, मैं लेफ्ट हो गई थी। स्टार्टिंग का मतलब ये वाली टिश्यू का स्टार्टिंग का? यस सर। ठीक है, स्टार्टिंग में हमने ये बोला था बेटा कि जो आपका जो टिश्यू है ना यहाँ पे, इसके अंदर आपको क्या मिलेगा? आपको कुछ सेल्स मिलेंगे और उसके आसपास आपको मिलेगा मैट्रिक्स देखने के लिए। मैट्रिक्स कैसा होता है? सेमी फ्लूइड जेली जैसा होता है। मैट्रिक्स जो होता है वो सेमी फ्लूइड जेली जैसा होता है, और उस मैट्रिक्स के अंदर आपको मिलेंगे क्या क्या देखने के लिए? कुछ प्रोटीन मिलेंगे आपको वहां पे देखने के लिए। जैसे आपका कोलेजन हो गया, वो एक प्रोटीन होता है, इलास्टिन हो गया एंड रेटिकुलिन। तो ये 3 टाइप के प्रोटीन आपको मिलते हैं देखने के लिए आपके मैट्रिक्स के अंदर। जो आसपास का जो सबस्टेंस होता है उसमें आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा। और उसके बाद हमने बात किया था सेल्स के बारे में कि इसमें कौन से सेल्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। उसके साथ साथ याद रखना कि मैक्रोफेज जो हमारे होते हैं, इनका काम बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, क्योंकि ये लोग भी जाके करते क्या है? अमीबा की तरह जाके किसी बैक्टीरिया को या किसी फॉरेन बॉडी को कंज्यूम कर लेते हैं। सो इनका जो कंज्यूम करने का तरीका है उसको हम बोलते हैं यहाँ पे फेगोसाइटोसिस। याद रखना, macrophages are always going to show the phagocytosis. So this is going to be something showing the phagocytosis, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पे आपका मेंशन किया, मैं यहाँ पे लिख देगा एक बार फिर, phagocytosis। आपके सामने कभी भी ये टर्म आएगा ना phagocytosis, आप इतना तो बोल ही देना कि ये प्रोसेस है जहां पे आप एक सेल जाके एक पार्टिकल को या एक फॉरेन बॉडी को जाके पूरा कंज्यूम कर लेगा, पूरा एनगल्फ कर लेगा। इतना आप बोल सकते हो। अगर इतना भी अगर आप बोल रहे हो, दैट मीन्स आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर है। ठीक है, सो दैट इज समथिंग शुड बी क्लियर टू यू। नाव्या इतना ही हमने इसके अंदर अभी तक देखा था। अब किसी ने मुझे पूछा है कि मास्ट सेल क्या करते हैं, तो मास्ट सेल का एक ही रोल मैं यहाँ पे बताऊंगा, क्योंकि मेरे को इस डिटेल में आपको बताना नहीं है फिलहाल, इट विल बी स्लाइटली कंफ्यूजिंग फॉर यू। बट इतना मैं आपको कह सकता हूं कि मास्ट सेल रिलीज करते हैं या मास्ट सेल बनाते हैं आपका हिपेरिन। ये आप रिलेट कर पाओगे, ये आप याद रख पाओगे। मास्ट सेल जो आपके होते हैं वो आपका हिपेरिन बनाते हैं। ठीक है, और आपको मालूम है कि हिपेरिन क्या करता है, पिछले स्लाइड में हमने देखा था। Yes, sir. सो याद रखना, मास्ट सेल something which is going to make the heparin all the time। ठीक है, सो रितिका याद रखना, दिस इज व्हाट मास्ट सेल आर नोन फॉर, दे आर नोन टू मेक हेपेरिन, राइट। जो लोग अभी भी क्लास ज्वाइन किए उनको एक बार बता दूं, हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं एरोलार टिश्यू, राइट, दैट इज समथिंग वी आर डूइंग, और यहाँ से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इतनी चीज याद रखना। अब ये एक पिक्चर है, दिस इज हाउ द एरोलार टिश्यू इज गोइंग टू लुक लाइक। तो प्लाज्मा सेल आपको दिखेगा यहाँ पे, इलास्टिन फाइबर आपको दिखेंगे यहाँ पे, यू कैन सी ऑल दोस थिंग्स। कभी अगर आपके सामने ये पिक्चर आए तो आंख बंद करके लिख देना, दिस इज माय एरोलार कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, क्योंकि इसकी पिक्चर वो वैसे ही रहती है। मैक्रोफेज भी यहाँ पे बना के रखा हुआ है, कोलेजन फाइबर भी आपके यहाँ पे, मास्ट सेल भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू नो, राइट। अब क्वेश्चन है कि इनका लोकेशन कहाँ पे होता है, तो ये आपको मिलेंगे ऑर्गन के अंदर, आपके जो ऑर्गन्स होते हैं उनके अंदर आपको मिलेंगे देखने के लिए। उसके अलावा दे विल बी सराउंडिंग द ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स के आसपास भी आपको ये देखने के लिए मिलते हैं। इवन मसल्स और नर्व्स के आसपास भी मिलेंगे आपको ये देखने के लिए। आपकी जो मसल्स होती है उनके आसपास ये होंगे, ब्लड वेसल के आसपास ये होंगे, एंड इवन अंडरनीथ द स्किन, आपके स्किन के नीचे भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो ये कुछ लोकेशन है जहां पे आपको एरोलार टिश्यू देखने के लिए मिलेगा। याद रखना, देखो एक है आपका इनसाइड द ऑर्गन, फिर है आपका अराउंड द ब्लड वेसल्स, देन आपका है यहाँ पे सराउंडिंग द मसल्स, फिर नर्व्स, नर्व्स मतलब न्यूरॉन्स, उनके आसपास, एंड देन स्किन के नीचे भी आपको मिलेगा देखने के लिए एरोलार टिश्यू। अब क्वेश्चन ये है कि यार इनका काम क्या होता है। याद रखना, इनका मेन काम है पैकेजिंग का, इनका मेन काम होता है पैकेजिंग करना। तो जब ये ब्लड वेसल के आसपास है तो उसकी पैकेजिंग कर रहे हैं और उसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सो लेट्स सी दैट, लेट्स ट्राई टू सी दिस ओवर हियर। तो जब हम फंक्शन की बात करते हैं तो याद रखना, पैकेजिंग इनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। एरोलार टिश्यू प्रोवाइड्स पैकिंग मटेरियल इन वेरियस ऑर्गन। कई सारे ऑर्गन के अंदर ये पैकेजिंग करने में आपको मदद करता है, या पैकिंग मटेरियल की तरह ये काम किया जाता है। ठीक है, उसके साथ साथ ये कई सारे दूसरे टिश्यू को कनेक्ट करता है। सो ऐसा समझो कि कई सारे दूसरे कनेक्टेड टिश्यू को ये कनेक्ट करने में आपकी मदद करेगा। तो सेकंड पॉइंट आपका है बाइंडिंग। सेकंड पॉइंट जो आपका यहाँ पे रहेगा, ये आपका रहेगा यहाँ पे बाइंडिंग।
हाँ जी बेटा, अगर आपको क्वेश्चन हो तो आप डायरेक्टली पूछ सकते हो, आप अनम्यूट करके, अगर आपको कुछ पूछना हो तो। ठीक है, हाँ जी, बाइंडिंग में यहाँ पे क्या होगा, इट बाइंड्स वेरियस स्ट्रक्चर विद वन अनदर इन सच अ वे टू प्रिवेंट द डिसलोकेशन व्हाइल अलाउइंग द लिमिटेड मूवमेंट। सो समझो आपका ये एक आपका मसल है, ठीक है, और इस मसल के पास से एक ब्लड वेसल आपके यहाँ पे जा रही है, राइट, ये एक ब्लड वेसल आपके यहाँ पे जा रही है। तो इन दोनों को अगर आपको बाइंड करना है तो वो बाइंडिंग का काम आपका करता है यहाँ पे एरुलार टिश्यू, ठीक है, ताकि मसल और ब्लड वेसल एक दूसरे के पास में रहे और वहां पे एक कम्युनिकेशन वो लोग वहां पे कर पाए, मतलब चीजें वो लोग वहां पे एक्सचेंज कर पाए। तो समझो ये मेरी ब्लड वेसल है, लेट्स अज्यूम दिस इज माय ब्लड वेसल, और ऊपर है मेरा यहाँ पे एक मसल है। तो इन दोनों को अगर हम कनेक्ट करें तो दैट इज ऑल्सो समथिंग विच इज डन बाय माय एरुलार टिश्यू। हाँ जी बेटा बोलिए, क्या पूछ रहे हैं आप, बताइए। सर एक बार फिर बता दो। हाँ देखो, पैकेजिंग तो पता चल गया, कौन सा टर्म समझ गया बेटा, पैकेजिंग पता चल गया आपको? नहीं सर, नेक्स्ट वाला। हाँ देखो, बाइंडिंग का मतलब क्या होता है ना, कि अलग अलग ऑर्गन्स को या अलग अलग टिश्यू को बाइंड करके रखना, या दो टिश्यू को बाइंड करके रखना। तो ये देखो होता क्या है ना बेटा, हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं, हमारे अलग टिश्यू होते हैं, वो एक दूसरे के साथ क्रॉस टॉक करते हैं, या मैं कहूंगा एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, हमेशा इंटरेक्शन करते हैं। तो वो इंटरेक्शन इसलिए हो पाता है क्योंकि उनके बीच में एक कनेक्शन है, और वो कनेक्शन कौन बनाता है, वो बनाता है आपका एरुलार टिश्यू। सो इट बाइंड्स वेरियस स्ट्रक्चर्स विद वन अनदर इन सच अ वे, इस तरीके से, एज टू प्रिवेंट देयर डिसलोकेशन व्हाइल अलाउइंग लिमिटेड मूवमेंट। तो अगर आपको कुछ मटेरियल यहाँ पे एक्सचेंज करना है, यहाँ से यहाँ या यहाँ से यहाँ, आप काफी आराम से कर पाते हो, क्योंकि आपका कर रहा है यहाँ पे बाइंडिंग, क्योंकि आपका एरुलार टिश्यू आपकी कर रहा है यहाँ पे बाइंडिंग। तो ये चीज याद रखनी कि ये जोड़ने में या कनेक्शन फॉर्म करने में, बाइंडिंग करने में आपकी बड़ी मदद करता है। सो दैट्स द सेकंड रूल। और थर्ड रूल है रिपेयर के लिए। यस, आपका एरुलार टिश्यू रिपेयर करने के लिए भी आपकी बड़ी मदद करता है। दिस टिश्यू प्रोवाइड्स मटेरियल फॉर द रिपेयर ऑफ द इंजरी। समझो आपके मसल में इंजरी आ गई, समझो आप दौड़ रहे थे, समझो आप बहुत फास्ट दौड़ रहे थे, आपको क्रैम्प आ गया, या आपको जैसे आई थिंक आप क्रिकेट में देखते हो ना, क्रैम्प्स आते हैं जब बैट्समैन रन कर रहे होते तो, राइट, या कोई लिगामेंट आपका खींच गया, या कोई भी अगर आपका डैमेज हुआ, कोई भी अगर आपका टिश्यू डैमेज होता है, तो वो टाइम पे रिपेयर के लिए थोड़ा टाइम लगता है, राइट, रिपेयर होने में थोड़ा टाइम लगेगा, और रिपेयर करने के लिए आपका एरुलार टिश्यू आपकी मदद करेगा, ठीक है। सो एरुलार टिश्यू जो आपका यहाँ पे होता है, वो रिपेयर करने के लिए आपके यहाँ पे हेल्प करेगा। सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो। तो कभी भी अगर आपको कोई इंजरी होती है, इंटरनल हो एक्सटर्नल इंजरी अगर आपको होती है, तो रिपेयरिंग का काम चालू किया जाता है, और रिपेयरिंग करने के लिए भी आपके ये टिश्यू आपकी मदद करता है। सो इट प्रोवाइड्स अ मटेरियल फॉर द रिपेयर ऑफ द इंजरी। सो इंजरी को रिपेयर करने के लिए आपकी मदद करेगा। तो ये 3 पॉइंट्स आप याद रख सकते हो। पैकेजिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, पैकेजिंग याद रखना, फिर बाइंडिंग याद रखना, एंड देन यू कैन से कि वो रिपेयर में भी आपकी मदद करेगा। सो दैट इज ऑल अबाउट माय एरुलार टिश्यू के बारे में आपको इतनी चीजें याद कर। क्या ये वाला टिश्यू अभी तक आपको यहाँ पे क्लियर है? इज दिस टिश्यू क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes sir. Yes sir. Yes sir. प्लीज इतना इसमें आप याद रखिए, और कोई समझ नहीं आ रहा देन प्लीज बताएगा। आई थिंक हम इसको एक बार फिर बाद में देखेंगे क्लास के एंड में, तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज माय एडिपोज टिश्यू। अगला जो मेरा टर्म है यहाँ पे, वो है मेरा यहाँ पे एडिपोज टिश्यू। अब जब भी आपके सामने एडिपोज टिश्यू टर्म आए, आपने बोलना है ये है मेरे फैट स्टोरिंग सेल्स। इतना आप बोल दो, दे आर माय फैट स्टोरिंग सेल्स। इतना आपको बोलना पड़ेगा कि ये मेरे वो सेल्स होते हैं, या ये मेरा वो टिश्यू है जिसमें मुझे फैट स्टोरिंग सेल्स मिलते हैं। तो फैट स्टोरिंग सेल्स का नाम क्या होता है? उनका नाम होता है यहाँ पे एडिपोसाइट्स। यू कॉल देम एज अ एडिपोसाइट्स। पता है हम लोग बोलते हैं कि ज्यादा ऑयली चीज नहीं खानी चाहिए, फैट बॉडी में इकट्ठा हो जाएगा, फैट बढ़ जाएगा बॉडी के अंदर, ज्यादा बटर नहीं खाना चाहिए, ऑल दोस थिंग्स यू शुडंट ईट, राइट। तो बेसिकली जब हम बोल रहे होते हैं कि बॉडी में फैट बढ़ेगा, तो बेसिकली होगा क्या, एडिपोसाइट्स का नंबर बढ़ना लगेगा। एडिपोसाइट्स का नंबर आपकी बॉडी में बढ़ने लगेगा, और ये स्टोर किया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ फैट सेल्स। सो एडिपोसाइट्स आर नथिंग बट माय फैट सेल्स। ये मेरे वो सेल्स होते हैं जिसमें आपको फैट मिलेगा, ठीक है। तो एक चीज याद रखना, अगर मैं आपके सामने एक फैट सेल निकाल के दूं, अगर मैं आपके सामने एक एडिपोसाइट रखूं, तो एडिपोसाइट के अंदर आपको क्या मिलेगा? सो अगर मैं आपको एक रफ डायग्राम देता हूं, तो समझो आपको ये एडिपोसाइट है,
समझिए आपका एडिपोसाइट है। साइड में होगा छोटा सा न्यूक्लियस, साइड में होगा आपका छोटा सा न्यूक्लियस, एक छोटा सा न्यूक्लियस साइड में होगा एक कोने में, और बाकी का जो आपका सेल होगा उसमें आपको दिखेंगे फैट ग्लोब्यूल्स। बाकी का जो सेल है उसमें एक बहुत बड़ा आपको मिलेगा देखने के लिए फैट ग्लोब्यूल, फैट ग्लोब्यूल, मतलब एक बहुत बड़ा फैट का स्ट्रक्चर आपको मिलेगा देखने के लिए। ये है मेरे एडिपोसाइट्स। और जब एडिपोसाइट्स का नंबर बढ़ता है दैट मीन्स आपके बॉडी में फैट इकट्ठा हो रहा है, राइट। पता है आपने शायद सुना होगा, देखा होगा लोगों के बेली के अंदर फैट इकट्ठा होता है, पेट थोड़ा बाहर आ जाता है, बेली में फैट आ जाता है उनके अंदर। सो दैट इज ऑल एडिपोस टिश्यू बेसिकली। सारे के सारे आपका एडिपोस टिश्यू होता है, ठीक है। सम ऑफ देम पीपल हैव हाई अमाउंट एडिपोस टिश्यू। पता है कुछ लोग की जो चिन होती है वो काफी ऐसे फैटी होती है, काफी थिक होती है, बड़ी होती है, फैट से भरी होती है। Even that is some going to be your adipose tissue, right? That is also going to be there. So देखो एडिपोस टिश्यू जो है ना वो आपके लिए एसेंशियल है। एक बात समझो, ये आपका बॉडी में एडिपोस टिश्यू होना इज एसेंशियल। बट अगर ज्यादा होता है ना, ये अगर ज्यादा फैट डिपॉजिट हो रहा है आपकी बॉडी में, देन दैट्स नॉट अ गुड थिंग, देन इट कैन हैव अ सीवियर इंपैक्ट ऑन द बॉडी, ठीक है। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है हम समझते हैं, राइट। उसके लिए ये पॉइंट्स देख लो। It is a connective tissue which is specialized to store fats. ये connective tissue जिसका काम होता है to store the fats. इतना पहले आपको याद रखना है। सेकेंड चीज, फैट is stored inside the cell called adipocyte. तो जो सेल्स होते हैं इसमें फैट स्टोर किया जाता है, जो मैंने आपको यहाँ पे बना के दिखाया है उन्हें हम बोलते हैं यहाँ पे एडिपोसाइट्स। याद रखना इनका होना बॉडी में एक एसेंशियल है, इनका भी एक अपना काम होता है, इनका होना एसेंशियल है। फैट कोई बुरी चीज नहीं होती। हाँ, अगर ज्यादा फैट हो then it can become a matter of concern, then वो आपके लिए कंसर्न वाली बात बन जाती है, ठीक है। क्या ये वाली स्लाइड आपको यहाँ पे क्लियर है? इज दिस पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सबको इतना समझ आ रहा है यहाँ पे? Yes, sir. ठीक है, अगर ना आए तो बता देना। अगर कोई क्वेश्चन आ रहा हो ना कि सर ये कैसे हो गया, ये वो कैसे हो गया, तभी पूछ लो। इस स्टेज पे क्वेश्चन पूछना इज इम्पोर्टेंट, राइट। दैट्स ओनली हाउ यू लर्न न्यू थिंग्स, दैट्स ओनली यू are able to unwire your brain and you are able to learn new things, ठीक है। so that's your adipose tissue. now अब इसके लोकेशन की बात करते हैं। अगर आपके बॉडी में देखना चाहूँ एडिपोस टिश्यू कहाँ पे है तो मुझे कहाँ मिलेगा, तो याद रखना एक तो आपका स्किन के नीचे आपको मिल सकता है, राइट। एक तो आपको स्किन के नीचे मिल सकता है, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है सब क्यूटेनियस रीजन। कई बार आपको स्किन के नीचे देखने के लिए मिलता है, उसको हम यहाँ पे लिखेंगे सब क्यूटेनियस रीजन। सो अंडरनीथ द स्किन, मैं इसको सिंपल लैंग्वेज कर देता हूँ, underneath the skin आपको मिलेगा देखने के लिए, आपका एडिपोस टिश्यू देखने के लिए आपको मिल सकता है, वहां पे आपको मिल सकता है। उसके अलावा आपके आई की जो बॉल्स होती है ना, आई बॉल्स जो आपकी होती है उसके आसपास भी आपको एडिपोस टिश्यू मिलता है। सो कुशन अराउंड द आईज, आपकी जो आंखें होती है आगे से तो दिखेगा नहीं, बट पीछे जो साइड होता है ना, पीछे का साइड, वहां पे आपको एडिपोस टिश्यू मिल जाएगा। सो अराउंड द आईज यू विल गेट द एडिपोस टिश्यू। उसके बाद आपको हार्ट के आसपास आपको मिल सकता है, इट इज सीन सराउंडिंग द हार्ट। किडनी के आसपास आपको मिल सकता है, एंड इवन ब्लड वेसल्स के आसपास आपको थोड़ा बहुत एडिपोस टिश्यू देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो याद रखना, सो यू विल बी फाइंडिंग द एडिपोस टिश्यू ऑकरिंग सबक्यूटेनियस, स्किन के नीचे, कुशन अराउंड द आईज, आईज के आसपास, उसके साथ साथ अराउंड द हार्ट, अराउंड द किडनी एंड अराउंड द ब्लड वेसल्स, इनके आसपास आपको देखने के लिए मिल सकता है आपका एडिपोस टिश्यू। अब मैं आपको एक चीज बताऊंगा, अगर एडिपोस टिश्यू आपके बॉडी में है और उसका कुछ रोल है तो एक उसका मेन रोल क्या होता है, आप ये चीज याद रखना कि एडिपोस टिश्यू जो होते हैं आपके, उसमें आपका फैट होता है, बेसिकली यू हैव अ फैट। ये फैट को जब आप ब्रेक डाउन करते हो आपको बहुत ज्यादा एनर्जी मिलती है। जब आप इस फैट को ब्रेक डाउन करते हो तो आपको बहुत ज्यादा एनर्जी मिलती है, और ये बनता है आपका एक एनर्जी का सोर्स। याद रखना, योर फैट becomes a very good source of energy. याद रखना, आपके जो एडिपोसाइट्स होते हैं, आपके जो एडिपोसाइट्स होते हैं, इनको मैं कह सकता हूं that they are my reservoir of energy. They are my reservoir of energy. अब मैं आपको समझाता हूं ये कैसे काम करते हैं। समझो आपने खाना नहीं खाया, समझो आपने एक दिन खाना नहीं खाया, तो आपकी बॉडी क्या करेगी, आपकी बॉडी में जितना भी ग्लूकोज है ना वो यूज कर लेगी। अब उसके बाद क्या होगा, ग्लूकोज तो खत्म हो गया बॉडी में,
अब बॉडी क्या करेगी, आपके बॉडी में जितना भी फैट है ना उसको ब्रेक डाउन करना चालू करेगी, उसको ब्रेक डाउन करना चालू करेगी, और उस फैट को ब्रेक डाउन करके आप अपनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट आप फुलफिल करोगे। दैट इज समथिंग एडिपोसाइट्स आर यूज्ड फॉर। तो ये एक बहुत अच्छा सोर्स होता है एनर्जी का, और इसलिए इसको बॉडी में रखा जाता है ताकि इनको ब्रेक डाउन करके आप एनर्जी लिबरेट कर सको। कभी आप नोटिस करना, जो लोग बहुत लंबे टाइम के लिए खाना नहीं खाते ना ढंग से, वो एकदम लाइक लीन हो जाते हैं, राइट, काफी वो लोग एकदम दुबले पतले हो जाते हैं। वो क्यों होते हैं? बिकॉज जितना भी फैट था वो सारा कंज्यूम हो गया, जितना भी फैट था अंडर द स्किन, बेली के अंदर, वो सारा कंज्यूम हो गया, और क्योंकि वो कंज्यूम हो गया इसलिए दे बिकम वेरी लीन ओवर देयर। सो दैट इज व्हाट एक्चुअली हैपेंस। सो एक चीज है, दिस इज अ वेरी गुड रिजर्वायर फॉर एनर्जी। ठीक है, अच्छा यहाँ तक बताओ, लोकेशन सबको समझ आ रही है? लोकेशन सबको क्लियर है? कहाँ मिलते मेरे? लेट्स सी द फंक्शन ओवर हियर। फटाफट फंक्शन देखते हैं यहाँ पे। पहला फंक्शन आपका यहाँ पे स्टोरेज, जो मैंने आपको बताया, एडिपोस टिश्यू इज अ स्टोरेज टिश्यू वेयर फैट इज केप्ट एज अ रिजर्व फॉर यूज व्हेन रिक्वायर्ड। जैसे ही जरूरत पड़ेगी वो टाइम पे इसको हम यूज कर सकते हैं एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। समझो आप कहीं पे जाते हो, आपको खाने के लिए सही से चीजें मिल नहीं रही, तो वो टाइम पे आपकी बॉडी फैट को ब्रेक डाउन करके आपकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगी। एक चीज याद रखिएगा, बिना खाने के एक ह्यूमन बीइंग आराम से 3 हफ्ते या 3 से 4 हफ्ते सर्वाइव कर लेता है बिना खाने के, क्योंकि उसकी बॉडी फैट को ब्रेक डाउन करके उसको एनर्जी प्रोवाइड करती रहती है। ठीक है, बट वाटर के बाद अगर यू कैन नॉट सर्वाइव मोर देन 2 to 3 days। ठीक है, so that's a storage. Then you have shock absorption. It forms a shock absorbing cushion around the important organs. अब मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ। शॉक एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है? जब आप दौड़ रहे होते हो तो एक तरीके से एक प्रेशर क्रिएट होता है आपके हार्ट के ऊपर, किडनी के ऊपर। आप दौड़ रहे होते हो, आप जंप कर रहे होते हो, यू डू नंबर ऑफ थिंग्स, फिजिकल एक्टिविटी। तो वो टाइम पे ये जो आपके वाइटल ऑर्गन्स हैं, हमने तो बोला था कि वाइटल ऑर्गन्स के आसपास भी आपको फैट मिलेगा, तो ये फैट एक कुशन की तरह काम करता है, ये कुशन की तरह काम करता है और शॉक को एब्जॉर्ब करता है। तो ये बात भी याद रखना कि आपके जो वाइटल ऑर्गन्स होते हैं उनके आसपास जितना भी आपको ये एडिपोसाइट दिख रहे हैं, एडिपोस टिश्यू, वो कुशन की तरह काम करेगा और शॉक को एब्जॉर्ब करेगा। तो जब भी आप कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो, डायरेक्ट इंपैक्ट उन ऑर्गन्स पे नहीं पड़ता। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। देन थर्ड पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंसुलेशन। एज अ इंसुलेशन की तरह इसको हम यूज करते हैं। अब मैं ये समझाता हूँ विद द हेल्प ऑफ दिस पिक्चर। आपके सामने 2 एनिमल है, जो एनिमल लेफ्ट साइड में है उसका नाम क्या है बता दो? सर पोलर बियर। ब्लू व्हेल। ठीक है, और जो राइट साइड में उसका नाम क्या लग रहा है आपको? सर ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल। क्या बात है, व्हेल। बहुत बढ़िया, आपने आइडेंटिफाई कर लिया विद इन सेकेंड्स, राइट। सो यहाँ वो ब्लू व्हेल है ना, पोलर बेयर। ठीक है, अब पोलर बेयर आपका रहता है एकदम ठंडे वाले एनवायरमेंट में, नॉर्थ पोल में आपको मिलेगा, जहां पे टेम्परेचर रहता है -30 के नीचे ही रहता है हमेशा। तो पोलर बेयर की बॉडी के अंदर आपको मिलता है एक बहुत थिक लेयर ऑफ फैट। इसके अंदर आपको मिलती है एक थिक लेयर ऑफ फैट, आपको इसके अंदर मिलेगी। यू विल फाइंड अ थिक लेयर ऑफ फैट। और ये जो थिक लेयर ऑफ फैट होती है, इट वर्क्स एज अ इंसुलेटर, इट वर्क्स एज अ इंसुलेटर। अब इसका काम क्या होता है? ये जो फैट की लेयर होती है इसका काम क्या होता है? ये हीट को बाहर निकलने नहीं देती। जो बॉडी की जो हीट होती है ना उसको बाहर निकलने नहीं देती, और वो जरूरी भी है। अगर आप इतने ठंडे एरिया में रह रहे हो तो बॉडी की हीट आपकी बॉडी के बाहर नहीं जानी चाहिए, वो अंदर ही रहे, तभी आप आराम से अपना घूम फिर पाओगे, सर्वाइव कर पाओगे। सो दैट इज व्हाई इट इज गोइंग टू मेक श्योर कि आपकी हीट बॉडी के बाहर ना निकले, एंड इट वर्क्स एज अ इंसुलेटर। सो याद रखना, आपको एक थिक लेयर ऑफ फैट मिलेगा पोलर बेयर के अंदर, और सेम थिक लेयर ऑफ फैट आपको मिलेगा इवन आपका ब्लू व्हेल के अंदर भी। काम दोनों के अंदर सेम होता है। और ये जो थिक लेयर ऑफ फैट होती है ना, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड एज योर ब्लबर। उसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ ब्लबर। सो उसके लिए हम यहाँ पे एक टर्म यूज करते हैं, याद रखना, एंड दैट टर्म इज कॉल्ड एज योर ब्लबर। तो ये चीज याद रखना, ये ब्लबर टर्म याद रख लेना। अब फ्यूचर में कभी भी आपके सामने ये ब्लबर टर्म आए ना, आपने इतना बोलना है, इट्स अ थिक लेयर ऑफ फैट। कुछ याद रहे ना रहे, इतना बोलना, इट्स अ थिक लेयर ऑफ फैट, जो मुझे पोलर बेयर में देखने के लिए मिल जाएगी और मुझे ब्लू व्हेल में देखने के लिए मिल जाएगी। अगर कोई आपसे इसका रोल पूछे कि यार इसका रोल क्या होता है, देन बता देना, इसका रोल है इट वर्क्स एज अ इंसुलेटर, और ये हीट को ट्रैप करके रखता है, ये हीट को या गर्मी को बाहर निकलने नहीं देता। दैट इज समथिंग शुड बी क्लियर टू यू।
क्या ये वाली स्लाइड यहाँ पे आपको समझ आ रही है? इज दिस पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes. और कुछ क्वेश्चन रहेगा तो प्लीज पूछ लो, राइट? प्लीज गो एंड आस्क अ क्वेश्चन. तो दिस इज समथिंग यू हैव टू नो इन टर्म्स ऑफ द ब्लबर. अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देख लेते हैं फटाफट. एडिपोस टिश्यू एंड इंसुलेटिंग लेयर बिलो द स्किन. ठीक है, ये हमने पढ़ लिया. Animals living in cold areas have thick subcutaneous fat in order to preserve heat loss. Exactly जो मैंने आपको बोला वही यहाँ पे लिखा हुआ है. हीट लॉस को ये प्रोटेक्ट करता है, हीट को अंदर के अंदर ये रखता है. तो याद रखना, ये आपका जो एडिपोस साइट है, आपका जो एडिपोस टिश्यू, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है. बस दिक्कत ये आती है जब आप ज्यादा फैट कंज्यूम करते हो तब. देखो प्रॉब्लम क्या आती है ना, जब आपने एक चीज देखी होगी कि जिन लोगों को ज्यादा ऑयली चीजें खाते हैं उनको हार्ट की तकलीफ होती है. दे हैव अ इशू विद द हार्ट की इश्यूज उनको होते हैं, राइट? एक रीजन उसका ये होता है कि एक चीज याद रखना, अगर आप ज्यादा फैट कंज्यूम कर रहे हो, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दूंगा. मैं आपको एग्जांपल चलिए यहाँ पे देता हूँ. अगर आप ज्यादा फैट कंज्यूम कर रहे हो तो जो फैट होता है ना वो आपके ब्लड वेसल के अंदर जाके लग जाता है. समझिए आपकी ब्लड वेसल है, ठीक है? आपका ब्लड यहाँ से यहाँ फ्लो कर रहा है, यहाँ से यहाँ आपका कर रहा है ये फ्लो, ये इसका नॉर्मल फ्लो का डायरेक्शन है, राइट? अब सोचो अगर इस ब्लड वेसल के अंदर, क्योंकि आप रोज खा रहे हो बटर एंड ऑयल वाला खाना, अगर समझो यहाँ पे आपका फैट इकट्ठा हो जाता है, यहाँ पे अगर फैट के अगर आपके स्ट्रक्चर्स यहाँ पे अगर लग गए ब्लड वेसल के अंदर, तो दिक्कत क्या आएगी? आप मुझे बताओ यहाँ पे अब दिक्कत क्या आएगी? ब्लड अच्छे से फ्लो नहीं हो पाएगा. ब्लड फ्लो मेरा हो नहीं पाएगा. पर मेरा ब्लड फ्लो यहाँ पे हो जाएगा ऑब्स्ट्रक्ट. यहाँ पे मेरा एक बिल्कुल क्लियर कट ऑब्स्ट्रक्शन मुझे यहाँ पे दिख रहा है ब्लड फ्लो का. और अगर ये ब्लड फ्लो मेरा ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है देन आपको फिर दिक्कत आना वहां पे चालू होती है. अब सोचो अगर ये ब्लड आपका हार्ट की तरफ जा रहा था और अगर यहाँ पे फैट डिपॉजिट हो गया तो हार्ट को तो ब्लड मिलेगा नहीं. अगर हार्ट को ब्लड मिलेगा नहीं तो हार्ट की जो रिक्वायरमेंट होती है न्यूट्रिशन की वो भी उसकी फुलफिल होगी नहीं. और जब उस हार्ट की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रही देन यू विल हैव इश्यूज रिगार्डिंग द हार्ट. तब आपको हार्ट के रिलेटेड इश्यूज आते हैं वहां पे, विच कैन बी एज सिंपल एज योर हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर, जो एक लंबे टाइम पे आपको देखने के लिए मिलता है. तो ये चीज आपको देखने के लिए मिलती है. अगर आपको भी नोटिस करोगे, अगर किसी को हार्ट अटैक आता है तो डॉक्टर उन्हें स्ट्रांगली रेकमेंड करता है कि आपको ऑयली खाना नहीं खाना है. आपको क्लियरली वो लोग बताते होंगे कि उन्हें क्या क्या चीजें नहीं खानी है अब, राइट? बिकॉज ऑलरेडी देयर हैज बीन अ कंसर्न, देयर हैज बीन अ ब्लॉकेज इन द आर्टरीज. आपने ये टर्म भी सुना होगा, कई बार बोला जाता है कि ब्लॉकेज हो गया आर्टरी के अंदर. तो ब्लॉकेज किस चीज का होता है? इस फैट का ही होता है, ठीक है? बट अगेन दैट इज समथिंग अगर आप ज्यादा कंज्यूम करते हो तब वो होता है. बाकी एडिपोस टिश्यूज आर गोइंग टू बी एसेंशियल फॉर यू, राइट? सो दैट शुड बी क्लियर, राइट? सो इतना आपको यहाँ पे आ रखता है. सो इरेगुलर टिश्यू आपको यहाँ पे क्लियर होगा एंड एडिपोस टिश्यू आपको यहाँ पे क्लियर है, राइट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. लेट्स सी समथिंग लाइक माय. अच्छा ये बताओ, अच्छा सुनो मेरी बात, थोड़ा स्लो करना है क्लास को या ये पेस चलेगा? बताओ, सच्ची बताओ, स्लो करना है थोड़ा? No, sir. ठीक है, सही. No, sir. बता. ठीक है. ठीक है, कुछ ऐसा लगे तो बोल देना कि सर स्लो कर दो, तो मैंने स्लो कर दिया, राइट? चलो लेट्स सी. हाँ जी, किसी का माइक ऑन है? हो सके तो अपना माइक ऑफ कर लीजिए, ठीक है? नाउ लेट्स टॉक अबाउट माय स्केलेटल टिश्यू. स्केलेटल टिश्यू की बात करें, अगर मैं स्केलेटल टिश्यू की बात करूँ ना, इसमें आपको दो टर्म आपको हमेशा याद रखना है. इसमें आपके दो टर्म आते हैं. एक आपका आएगा यहाँ पे कार्टिलेज और दूसरा क्या आएगा? बता दो, आप बता दो सामने से. दूसरा क्या आएगा? कार्टिलेज के साथ और क्या आता है स्केलेटल टिश्यू में? स्केलेटन के अंदर क्या होता है? कार्टिलेज एंड व्हाट? Bone. Bones. बोन्स. इतना क्यों सोच रहे हो? Bones. इट इज गोइंग टू बी बोन्स, कार्टिलेज एंड बोन्स. तो इस कारण हम लोग बात करेंगे स्केलेटल टिश्यू में क्या मिलता है. दैट इज समथिंग वी विल ट्राई टू सी. सो ये भी एक कनेक्टिव टिश्यू है इन विच मैट्रिक्स इज सॉलिड and the living cell occur in a fluid filled space. Fluid space is called lacunae. इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं. समझो ये एक मेरा स्केलेटल टिश्यू है, राइट? अगर ये मेरा स्केलेटल टिश्यू है तो क्या होता है, इसमें बीच बीच में ना आपको एक ऐसे स्पेस मिलता है, आपको ऐसे होल मिलते हैं कई सारे. आपको कई सारे ऐसे होल मिलेंगे, राइट? और ये जो आपको होल मिलेंगे ना, इसके अंदर होता है फ्लूइड, या ये जो होल मिलेंगे ना इसके अंदर आप ये होल्स को आप बोलोगे यहाँ पे लेक्यूने. यू कॉल देम एज अ
लैक्यूने। इतना पहले याद रखो कि आपके स्केलेटल टिश्यू के अंदर आपको ऐसे होल्स मिल सकते हैं, उसे हम कहते हैं यहाँ पे लैक्यूने। और लैक्यूने के अंदर आपको मिलेंगे सेल्स। लैक्यूने के अंदर आपको यहाँ पे सेल्स देखने के लिए मिलते हैं। सो ऑल द सेल्स आर देयर इन दिस लैक्यूने। और लैक्यूने के अंदर थोड़ा बहुत फ्लूइड भी होता है, तो इसलिए हम ये बोलते हैं कि उसके अंदर लैक्यूने होगा। लैक्यूने में होगा फ्लूइड और फ्लूइड में होंगे आपके यहाँ पे सेल्स। सो लिविंग सेल्स आपको इसके अंदर देखने के लिए मिलेंगे। तो ये चीज याद रखना, दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। एक सिंपल तरीके से अगर याद रखो तो दीज आर द सेल्स आई गेट टू सी, राइट। स्केलेटल टिश्यू प्रोवाइड सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन। बिल्कुल ये बात हम जानते हैं कि आपको ये सपोर्ट और प्रोटेक्शन यहाँ पे प्रोवाइड करेगा। एंड इट फॉर्म्स एंडोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन मतलब आपका जो पूरा स्केलेटन है ना अंदर का बॉडी का, उसको हम कहते हैं एंडोस्केलेटन, जिसके अंदर आपके बोन्स भी आएंगे, कार्टिलेज भी आएंगे। सो दैट इज व्हाट वी कॉल एज एंडोस्केलेटन। ये बनाता है आपका स्केलेटल टिश्यू। तो याद रखना, स्केलेटल टिश्यू के अंदर भी आपको मैट्रिक्स मिलेगा। यहाँ पे भी आपका मैट्रिक्स होगा और मैट्रिक्स में कुछ आपको मिनरल्स यहाँ पे देखने के लिए आपको मिल सकता है, ठीक है। सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द कार्टिलेज। कार्टिलेज से हमारी स्टोरी चालू करते हैं। तो एक चीज याद रखना, कार्टिलेज जो आपका होता है वो आपका होता है फ्लेक्सिबल। सो कार्टिलेज इज फर्म बट फ्लेक्सिबल, सपोर्टिव, कनेक्टिव टिश्यू। अब जब मैं कह रहा हूँ फ्लेक्सिबल, उसका सबसे बड़ी एग्जांपल आपके कान देख लो। आप अपने कान को पूरा मरोड़ सकते हो और वो टूटेगा नहीं, क्यों? वहां पे कार्टिलेज है, राइट। सिमिलरली आपका जो नाक का जो सेप्टम होता है, नाक के पीछे जो आपका जो सेप्टम है, इवन दैट सेप्टम इज वेरी मच मूवेबल, लेकिन वो टूटेगा नहीं एकदम से। दैट इज व्हाई, बिकॉज यू हैव अ कार्टिलेज। तो ये चीज याद रखना, कार्टिलेज आपका एक फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होता है, राइट। और आपको काफी जगहों पे आपको बॉडी में ये देखने के लिए मिलेगा, राइट। सो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कार्टिलेज फॉर्म्स सॉफ्ट एंडोस्केलेटन ऑफ द बॉडी। क्योंकि वो थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है इसलिए हम बोलते हैं कि इट फॉर्म्स द सॉफ्ट एंडोस्केलेटन ऑफ द बॉडी। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। समझिए आपकी ये बोन है, समझिए आपकी बोन है और नीचे आपकी दूसरी बोन है। सो ये आपकी दो बोन है। तो इन दो बोन के बीच में भी आपको मिलेगा देखने के लिए आपका कार्टिलेज। इन दो बोन्स के बीच में भी आपको यहाँ पे कार्टिलेज देखने के लिए आपको मिल सकता है। सो इवन बिटवीन दिस टू बोन्स यू कैन फाइंड कार्टिलेज। कार्टिलेज, और इसके वजह से आपके बोन्स का जो मूवमेंट होता है वो काफी स्मूथ होता है, मतलब काफी आराम से आपकी बोन्स मूव कर सकती है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द कार्टिलेज, ठीक है। सो कार्टिलेज आपको दो बोन्स के बीच में मिल सकता है। मैं बता रहा हूँ, ये आपकी एक बोन है और ये आपकी दूसरी बोन है, और उनके बीच में आपको कार्टिलेज देखने के लिए आपको मिल सकता है, जिसे हम इवन कहते हैं जॉइंट्स। आपके जैसे आपका ये जॉइंट हो, तो जॉइंट वाले एरिया में आपको कार्टिलेज देखने के लिए आपको मिलेगा। आपके नी में जो जॉइंट हुआ वहां पे भी आपको कार्टिलेज देखने के लिए आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो अब यहाँ पे हम देखते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स यहाँ पे क्या होता है हम देखते हैं। सो मैट्रिक्स इज मेड अप ऑफ प्रोटीन शुगर कॉम्प्लेक्स कॉल्ड एज माय कॉन्ड्रिन। इतना याद रख लेना कि इसके अंदर जो आपको मैट्रिक्स मिलेगा देखने के लिए उसको हम बोलते हैं यहाँ पे कॉन्ड्रिन। तो समझो ये मेरा कार्टिलेज वाला टिश्यू है, तो इसके अंदर जो मैट्रिक्स होगा, ये जो भी आपका इसके आसपास जो आपको मैट्रिक्स मिलेगा इसके अंदर सराउंडिंग में, बीच में समझो सेल है, सराउंडिंग में मैट्रिक्स है। सो मैट्रिक्स विल हैव द कॉन्ड्रिन। मैट्रिक्स में आपको मिलेगा देखने के लिए कॉन्ड्रिन। और जो सेल्स मिलेंगे आपको यहाँ पे देखने के लिए, उन सेल्स को हम बोलते हैं यहाँ पे कॉन्ड्रोसाइट्स। सेल्स जो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे उनको हम बोलेंगे यहाँ पे कॉन्ड्रोसाइट्स। ये बात भी प्लीज याद रखना कि कार्टिलेज के अंदर जो आपको सेल्स मिलते हैं उन्हें हम बोलते हैं यहाँ पे कॉन्ड्रोसाइट्स। तो फॉर एग्जांपल, जैसे ये जो अंदर सेल्स मैंने बनाए थे ना, ये सेल्स को मैं बोल सकता हूँ एज अ कॉन्ड्रोसाइट। ये जो मैंने सेल्स यहाँ पे लिखे हुए, दिस सेल्स कैन बी कॉल्ड एज माय कॉन्ड्रोसाइट्स, ठीक है। और मैट्रिक्स याद रख लेना। मैट्रिक्स में अगर आपसे कोई पूछे कि कार्टिलेज का जो आसपास का जो सब्सटेंस होता है उसमें आपको क्या मिलेगा, देन यू विल से कॉन्ड्रिन। कॉन्ड्रिन मिलेगा वहां पे देखने के लिए, जो एक शुगर प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। अब ये बताओ, क्या ये वाली स्लाइड आपको यहाँ पे समझ आ रही है? Yes, sir. Right? क्या मैं वापस ये स्लाइड रिपीट करूँ आप लोगों को समझाने के लिए? डू यू वांट मी टू रिपीट दिस स्लाइड अगेन? No, sir. No, sir. No, sir. जो बच्चे हमारे हिंदी मीडियम से हैं, आई होप उनको भी ये समझ आ रहा होगा। देखो, जो बायोलॉजिकल टर्म है बेटा वो ही रहेगा, लेकिन उसके अलावा जो आइडिया है या उसके अलावा जो स्टोरी है, आई होप आपको समझ आ रही है। अगर नहीं आ रही देन प्लीज बता देना, आई विल रिपीट दैट थिंग टू यू अगेन। कोशिश करेंगे
कि आपको और सिंपल तरीके से बताया जाए ताकि आपको समझ आ जाए अल्टीमेटली, ठीक है। सो याद रखना कॉन्ड्रिन कहाँ मिलेगा और कॉन्ड्रोसाइट्स यहाँ पे क्या होता है। याद रखना दैट कॉन्ड्रोसाइट्स आर माय कार्टिलेज सेल्स। कोई पूछे कि कार्टिलेज में कौन से सेल्स मिलते हैं, सो सेल्स जो इसमें मिलेंगे आपको देखने के लिए, यू कॉल देम एज अ कॉन्ड्रोसाइट्स। कॉन्ड्रोसाइट्स, ठीक है। एक मैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा, आपको याद रखना। कार्टिलेज फ्लेक्सिबल होता है, ये आपने जान लिया। आपने जान लिया कि उसके मैट्रिक्स में क्या होता है, ये जान लिया। एक चीज याद रखना, कार्टिलेज को ब्लड सप्लाई नहीं होता, कार्टिलेज को ब्लड सप्लाई नहीं मिलता, ये बात याद रखना। कार्टिलेज नेवर गेट्स अ ब्लड सप्लाई, ठीक है। आपके मसल्स, आपके बोन्स को ब्लड सप्लाई मिलता है, कार्टिलेज को ब्लड सप्लाई कभी नहीं मिलता। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। दिस इज समथिंग आई वांट ऑल ऑफ यू टू रिमेंबर, दैट कार्टिलेज डज नॉट गेट अ ब्लड सप्लाई, ठीक है। सो दिस शुड बी क्लियर टू यू। अभी इसके बाद, सो दैट इज हाउ इट इज गोइंग टू लुक लाइक। इस तरीके से आपको यहाँ पे पिक्चर दिखेगी, आपको बीच में आपको यहाँ पे सेल्स मिलेंगे देखने के लिए, राइट। जहाँ पे यहाँ पे लिखा हुआ है कॉन्ड्रोसाइट्स, यहाँ पे लिखा हुआ है लैक्यूना के अंदर। लैक्यूना मतलब मैंने आपको बताया था ना, वो जो एक होल होता है जिसके अंदर पानी होता है, उसमें सेल होता है, दैट्स अ लैक्यूना। तो उसके अंदर आपको यहाँ पे कॉन्ड्रोसाइट्स देखने को मिलेंगे। एक और टाइप का सेल होता है जिसे हम कहते हैं कॉन्ड्रोब्लास्ट, बट फिलहाल आप उनके बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं समझेंगे तब भी चलेगा। और आसपास आपको मिलेगा यहाँ पे मैट्रिक्स, मैट्रिक्स में आपको मिलेगा देखने के लिए कॉन्ड्रिन, दैट इज समथिंग यू हैव टू नो, ठीक है। और ये जो ब्लड वेसल्स है ये कार्टिलेज के अंदर नहीं जा रहे, राइट, दे कैन गो इनटू द बोन्स बट नॉट इन द कार्टिलेज, ठीक है। सो बीच में आपको नहीं मिलेंगे। सो इतनी चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। सो दिस इज समथिंग वी कैन सी, दिस इज समथिंग यू हैव टू रिमेंबर। अभी बेटा हम लोग करेंगे क्या ना, we won't start with the, we'll just see the location of cartilage। हम बोन्स नहीं करेंगे आज, हम बस कार्टिलेज का लोकेशन देखते हैं। एक लोकेशन तो मैंने बता दिया आपके सामने, नेजल सेप्टम, नोज वाले सेप्टम में आपको मिल जाएगा। ईयर पिन्ना के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएगा कार्टिलेज। एंड देन यू हैव अ रिंग ऑफ अ ट्राइकिया। ट्राइकिया बेटा आपकी फूड पाइप होती है, सॉरी विंड पाइप होती है, जहां से आप सांस लेते हैं ना, उसे हम कहते हैं ट्राइकिया। तो समझो अगर आपकी ट्राइकिया है, समझो अगर आपका ये ट्राइकिया है तो उसके आसपास रिंग लगे हुए होते हैं, उसके आसपास आपके कार्टिलेज के लगे होते हैं यहाँ पे रिंग, उसके आसपास यहाँ पे रिंग लगे हुए होंगे। सो याद रखना ये जो रिंग होते हैं दे आर मेड अप ऑफ कार्टिलेज, दे आर मेड अप ऑफ योर कार्टिलेज। तो ये चीज आपको याद, फ्लेक्सिबल होंगे। हाँ राइट, अच्छी बात है। अब आप अगर मुझे ये पूछ रहे हो कि सर ये रिंग फ्लेक्सिबल है या नहीं है, तो मैं आपको आंसर देता हूँ, इनका फ्लेक्सिबिलिटी इनका होगा। देखिए जब आप ब्रीथ करते हो ना, तो आपका जो ट्राइकिया होता है वो थोड़ा एक्सपांड कर सकता है, थोड़ा वो एक्सपांड कर सकता है, और वो इसलिए कर पा रहा है बिकॉज उसके आसपास कार्टिलेज लगा हुआ है। कार्टिलेज अलाउ करता है थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी, राइट, क्योंकि वो इतना हार्ड नहीं होता, वो कंपेरेटिवली सॉफ्ट होता है या फ्लेक्सिबल होता है। सो यस, इट विल शो सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। और इसलिए जब आप ब्रीथ करते हो या जब आप हेवीली ब्रीथ करते हो तो आपका जो ट्राइकिया होता है वो थोड़ा सा आपका एक्सटेंड हो सकता है। दैट इज समथिंग कैन बी डन। अगर आप ये जानना चाहते हो कि इसका काम क्या है, तो ये बेसिकली ट्राइकिया को कोलैप्स होने से बचाता है। ये जो मेरा ट्राइकिया है, लेट मी जस्ट लेबल इट ओवर हियर, ये जो मेरा ट्राइकिया है, इसको कार्टिलेज इसके आसपास इसलिए भगवान ने हमें दिया है, या वुड से नेचर ने हमें इसलिए दिया है, सो दैट ये हमारा जो ट्राइकिया वो कोलैप्स ना हो। सो ये जो कार्टिलेज यहाँ पे है, इट प्रोटेक्ट्स द ट्राइकिया फ्रॉम कोलैप्सिंग, प्रोटेक्ट्स ट्राइकिया फ्रॉम कोलैप्सिंग, मतलब टूटने से या लाइक खराब होने से ये उससे बचाता है। आउट से कोलैप्स होने मतलब एक बंद होने से वहां पे उसे बचाएगा, सो उसे एक पोजीशन में मेंटेन करता है, ठीक है। एंड यस, इट विल शो द फ्लेक्सिबिलिटी, राइट। फ्लेक्सिबिलिटी इन द सेंस कि जब आप ब्रीथ कर रहे हो तब आपको एक थोड़ा सा आप अपने ट्राइकिया को एक्सपांड कर सकते हो बिकॉज ऑफ द कार्टिलेज। सो दैट इज समथिंग यू शुड नो, राइट। सो ये तीन याद रखना, और भी जगहों पे मिलता है आपको, लेकिन अभी मैं चाहता हूँ कि आप ये तीन याद रखो, रिंग ऑफ ट्राइकिया, पिन्ना एंड निजल सेप्टम, इसमें मिलेगा आपको देखने के लिए आपका कार्टिलेज। दैट शुड बी क्लियर टू यू, राइट। लोकेशन आपको यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। फंक्शन एक ही है, कार्टिलेज प्रोवाइड्स सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू वेरियस बॉडी पार्ट्स। कई सारे बॉडी पार्ट्स को ये फ्लेक्सिबिलिटी और सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। सो दैट इज समथिंग शुड बी क्लियर टू यू। क्या इतना पार्ट आपको यहाँ पे क्लियर है? इज दिस पोर्शन क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कार्टिलेज वाला पार्ट
Yes, sir. Yes, sir. हाँ जी, जो नो बोल रहा है वो बता दे, मैं रिपीट कर दूंगा। जिनको समझ नहीं आया प्लीज बता दो, मैं वो वाला पार्ट आपको रिपीट कर दूंगा। बोलो बोलो बोलो। द पर्सन हु हैजंट अंडरस्टूड। आ गया? श्योर? पक्का? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ऑलराइट, देखो अच्छा ऐसा हो ना कि समझो आपको अभी आपने पढ़ा, समझ आ गया या थोड़ा बहुत नहीं आया, आपने घर जाके अपनी बुक पढ़ी, आपको समझ नहीं आया, देन ऑल्सो आप मुझे भी कभी भी मैसेज ड्रॉप कर सकते हो कि सर ये हमें समझ नहीं आ रहा, एंड आई विल गेट बैक टू यू। ठीक है, आपको पूरा एक हफ्ता वेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम लोग वीक में एक ही बार मिलते हैं ना, राइट? तो समझो आपने Yes, कल sir. पढ़ा और आपको दिखा कि यार ये तो समझ नहीं आ रहा मुझे, सो जस्ट लेट मी नो सो दैट वी कैन फिक्स दैट थिंग बिफोर इवन द वीक कम्स, बिफोर वी मीट अगेन, राइट? उसके बीच हम लोग उसे फिक्स कर देंगे। सो प्लीज डू दैट। सो अभी तक हम इतना ही रखते हैं। लेट्स कीप इट अप टू कार्टिलेज। हमने कार्टिलेज यहाँ पे देखा है, हमने हमारा यहाँ पे एक जनरल व्यू देखा स्केलेटल टिश्यू का। along with that we have seen the adipose tissue, we have seen your alveolar tissue, और उसके पहले हमने देखा हमारे यहाँ पे प्लेटलेट्स, वो हमने यहाँ पे कवर कर लिया। सो दीज आर द फ्यू थिंग्स आज हमने कवर किया। अब बिफोर वी क्लास को हम एंड करें, लेट मी आस्क यू फ्यू क्वेश्चंस। फटाफट क्विकली वी हैव अ रिवीजन ऑफ फ्यू थिंग्स एंड देन फिर हम लोग हमारे क्लास को रैप अप कर देते हैं। ठीक है, सो जस्ट वेट अ मिनट। All right, so just give me a minute.